हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल टर्म को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? डेटाबेस के अंदर डायनामिक डेटा लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लाइब्रेरी, डायनामिक डेटा लाइब्रेरी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड as a finite list of well defined instruction for calculating a function। इसका मतलब है किसी भी फंक्शन को हमें अगर परफॉर्म करना है तो पूरा का पूरा एक इफ़ेक्टिव मेथड हम कौन सा यूज़ करते हैं? एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा प्रॉपर अच्छे से हम उसका सॉल्यूशन लिखें, और जब हम उस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो यूँ नहीं होना चाहिए कि बहुत ही बड़ा हम प्रोग्राम लिख दें। उसका कुछ फाइनाइट लिस्ट होना चाहिए, 4 लाइन का, 5 लाइन का, 10 लाइन का फाइनाइट लिस्ट होनी चाहिए उस इंस्ट्रक्शन की। इस तरह से अगर हम किसी मेथड को बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एन एल्गोरिदम, ए प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर या फिर एक कंपाइलर। कंपाइलर तो देखो एक खुद अपने आप में एक प्रोग्राम होता है। डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप डेटा को कैसे अरेंज करोगे, स्टैक में करोगे, क्यू में करोगे, या फिर ट्री के अंदर आप अपने डेटा को डिफ़ाइन करोगे। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात हो रही है। जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों ही इनसे रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम की या फिर एक एल्गोरिदम की। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं उस टाइम में स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रोसेस को लिखते हैं, और उसमें स्टेप भी कैसे होने चाहिए? लिमिटेड होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, और उन फाइनाइट सेट के अंदर हम उस पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को कि कैसे वो फंक्शन काम करेगा, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लिखते हैं। उसे बोला जाता है एल्गोरिदम। बट अगर वो स्टेप बाय स्टेप इस एक वर्ड को जोड़ देता तो हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन में अच्छे से सभी बुक्स में पढ़ रखा है, बट उसने लैंग्वेज को चेंज किया। एग्जामिनर इस तरह से लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है। हमें इसका बोलने का या पूछने का जो तरीका है ना, उसको पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहले उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जो आपके काम के नहीं हैं। बाद में देखो एक प्रोग्राम है और एक एल्गोरिदम है। बात हो रही है यहाँ पे इफ़ेक्टिव मेथड पूछा है कि उसमें फाइनाइट लिस्ट होंगी वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन की, और वो किसी ना किसी फंक्शन को या मेथड को क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी। उसे बोला जाता है एक एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प्स टू इन्हेंस आवर प्रेजेंटेशन विद। MS पावर पॉइंट के बारे में यहाँ पे पूछा है, और इसमें बात हो रही है कि उस जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें कुछ इन्हेंस करने के लिए क्या चीज़ें हेल्पफुल होती है? पिक्चर चार्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट और टेबल्स। तो आपने ध्यान दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप कोई एक स्लाइड लेते हो, उसमें हम पिक्चर और चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड भी डाल सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, टेबल्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही हमें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई भी इन्हेंसमेंट करने के लिए काम में ली जाती हैं या काम में हमारे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्लस देखो क्या होता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, डिवाइड भी अर्थमेटिक ऑपरेटर और मल्टीप्लाई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे अगर हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, बी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या वो मुझसे बड़ा है या वो मेरे बराबर है। तो ये होता है किसी और से कंपेयर करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे डेटा होता है रो डेटा, उससे बनाई जाती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट होते हैं, बट एक है जो एट्रीब्यूट नहीं है, उसे हमें पहचानना है। इंफॉर्मेशन टाइमलीनेस होना चाहिए, मतलब हमें टाइम से ही मिल जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल एट्रीब्यूट होता है। आइसोलेशन, कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो बिल्कुल आइसोलेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ये अभी हम देखते हैं, चेक करेंगे। एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन तो हम मांगेंगे इसीलिए ताकि वो एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और रेलिवेंट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बट देखो, ना ही कोई कंप्यूटर में आइसोलेशन काम करता है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग थलग होनी चाहिए, बिल्कुल
डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सबसे कटी हुई होनी चाहिए, आइसोलेट होनी चाहिए, ये एक इसका की एट्रीब्यूट नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक की एट्रीब्यूट नहीं है इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश मॉडल, एक मॉडल की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो एक सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीजेस, आप जब किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हो उस टाइम पे एक आपने सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीज कर रखे हैं। जैसे पहले आपने बनाया एक सॉफ्टवेयर, सब प्रोसेस उसके ऊपर की, पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, देन आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद में आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, देन आपने टेस्टिंग की, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे फॉलो की। फॉलो करने के बाद आपको जो जो चीज़ों की कमी लगी आपने फिर से उस सिस्टम को बनाया, वही सब प्रोसेस आपने वापस की। तो सीरीज़ ऑफ इंक्रीमेंटल मतलब पहले आपने सिस्टम बनाया, देन आपने उसको टेस्ट किया, कुछ गलतियाँ निकली, फिर आपने दोबारा बनाया, फिर टेस्ट किया, फिर बनाया, फिर उसे टेस्ट किया। इस तरीके से जो एक मॉडल हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्पाइरल या फिर सिक्वेंशियल। तो उसे बोला जाता है स्पाइरल। स्पाइरल में हम एक बार जो स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे हमने एक बार हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लिया था बट उसमें हमें कुछ कमी निकली, जब हमने टेस्ट किया तो उसमें कुछ कमी आई, कमी आने से हम क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को दोबारा बनाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अगर कमी है तो दोबारा बनाएंगे। इस तरीके से वापस उसी स्टेप पे, मतलब डिज़ाइनिंग वाली स्टेप पे हम वापस पीछे जा सकते हैं और फिर टेस्ट करके अगर फिर भी कमी लगती है तो वापस से हम डिज़ाइनिंग वाली स्टेज पे जा सकते हैं। इस तरीके का जो एक मॉडल होता है वो होता है स्पाइरल। बट सिक्वेंशियल में क्या रेस्ट्रिक्शन होती है, डिज़ाइनिंग के लिए आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। आपने अगर फंक्शन को डिज़ाइन कर दिया, आपने पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। चाहे इसमें कमी है या बिल्कुल ही वो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो ये पूरा का पूरा आपके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर बिल्कुल वेस्ट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसे बोला जाता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में आपको पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, कोई भी स्टेप इसमें रिपीट नहीं होता, टेस्टिंग भी सिर्फ एक बार होती है, डिज़ाइनिंग भी एक बार होती है, डेटा कलेक्शन भी एक बार होता है। तो इन सब मॉडल्स के बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा का जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को। तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे बोला जाता है एग्जैक्टली सोर्स कोड। सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है, टेस्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड के अंदर। कोई हाई लैंग्वेज कोड नहीं होता है। असेंबली कोड तो देखो होगा ही नहीं, असेंबली का और जावा का कोई दूर दूर तक ही रिलेशन नहीं है। सिंबॉलिक कोड भी नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाई लेवल लैंग्वेज को जावा का जो कंपाइलर है वो पहले बाइट कोड में बदलता है, देन वो अदर कोई काम करेगा। देखो व्हाट इज़ द पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन का मतलब हो गया प्रीफिक्स नोटेशन। तो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें दे रखी है जिसमें ऑपरेंड जो होते हैं वो होते हैं दोनों साइड में और बीच में होता है ऑपरेटर। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑपरेटर बीच में होते हैं। दोनों तरफ में ए बी या फिर वैल्यू होगी 10 15 और बीच में लगा हुआ होता है ऑपरेटर। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसमें ऑपरेटर को इन मतलब बिटवीन में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। प्रीफिक्स में पहले रखा जाएगा। देखो डिवाइड पहले आ रहा है, फिर ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ज़न करना है और कन्वर्ज़न के लिए मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर बताया था। इस तरह के प्रीफिक्स को हमें चेंज करना है, जैसे इनफिक्स में, इनफिक्स को करना है पोस्टफिक्स में। ये सब एक्सप्रेशन हम कैसे चेंज कर पाएंगे, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ लेना पड़ेगा, वो है स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। स्टैक के अंदर हम ऑपरेटर को ही रखेंगे और जो ऑपरेंड होते हैं ABC आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे बाहर रखे जाते हैं। आपको इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या करना है, सबसे पहले जस्ट उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू हो जाओ आप, ब्रैकेट G मल्टीप्लाई F माइनस E ब्रैकेट बंद, डिवाइड ब्रैकेट
सी प्लस बी मल्टीप्लाई ए और ब्रैकेट बंद। इस तरह का एक इक्वेशन हमें लिखनी है सिर्फ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। अब हम लेंगे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का यूज़। पहला हमारा साइन क्या आया है, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है ये। फिर आएगा जी को रखेंगे बाहर। फिर आया मल्टीप्लाई को रखेंगे स्टैक के अंदर। एफ आएगा ऑपरेंड को रखेंगे बाहर। फिर आया माइनस को रखेंगे हम स्टैक के अंदर, क्योंकि ऑपरेटर सारे के सारे आते हैं स्टैक के अंदर। माइनस की जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई से कम होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को बाहर निकाल लेंगे और माइनस को रख देंगे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेंड आएगा ई को हम रखेंगे बाहर। अब देखो क्या सिंबल आया है, क्लोज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब क्लोज हो रहा है तो इसके जितने भी ऑपरेटर आपके पास स्टैक के अंदर है उन सबको बाहर निकाल दो। तो आपने ऑपरेटर बाहर निकाल दिया, सिर्फ एक है माइनस। और इस टाइम पे आपकी जो स्टैक है वो पूरी हो चुकी है खाली। ठीक है, ये स्टैक आपकी यहाँ से हो गई पूरी खाली। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आएगा डिवाइड को रखेंगे स्टैक के अंदर। ओपन ब्रैकेट लगा देंगे स्टैक के अंदर। सी ऑपरेंड आ गया, ऑपरेंड को बाहर रखेंगे। प्लस आएगा तो उसको स्टैक के अंदर रख देंगे। बी ऑपरेंड आ गया तो बाहर रखेंगे। मल्टीप्लाई, इस पर देखो प्लस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो मल्टीप्लाई से कम है, तो मल्टीप्लाई को इसके ऊपर हम रख सकते हैं। और फिर आएगा एक ऑपरेंड ए और क्लोज ब्रैकेट। तो मतलब जितने भी ऑपरेटर है आप उसको स्टैक से बाहर निकाल दो जब तक आपने ओपन ब्रैकेट आपको ना मिल जाए। ऑपरेटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मल्टीप्लाई, देन है आपका प्लस ऑपरेटर, और फिर आपका ब्रैकेट हट जाएगा। और लास्ट में देखो आपके पास एक ऑपरेटर है, क्योंकि इक्वेशन ख़त्म हो गई हम इस ऑपरेटर को बाहर निकाल लेंगे, ये है हमारा डिवाइड। अब आपको वापस से क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को फिर से सीधी करनी है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई ए बी सी माइनस ई मल्टीप्लाई एफ जी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका पॉलिश नोटेशन हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स नोटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। नंबर दिया है हमें बाइनरी में, हमें ऑक्टल में चेंज करना है। देखो बेस 8 है, ऑक्टल में चेंज करना है। बहुत ही इजी था ये, बस क्वेश्चन देखने के बाद अब देखो हम इसको सॉल्व करना कैसे शुरू करते हैं। बाइनरी से ऑक्टल को डायरेक्ट ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर होता है 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट नंबर है 7। 0 को लिखने के लिए तो देखो एक बिट बहुत है, 1 को लिखने के लिए एक बिट बहुत है, 2 को लिखने के लिए 1 0, 2 बिट की ज़रूरत है। हमें मैक्सिमम कितने बिट चाहिए, उसके लिए आप किसी भी बेस का जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे लिख कर देख लो। बाइनरी के अंदर 7 लिखेंगे हम, 1 2 4, तो 4 2 6 और 1 7, तीनों पे जब हम 1 1 लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा 7। और ऑक्टल नंबर के लिए हमें 3 बिट की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, इस वजह से हम यहाँ पे 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे। पॉइंट को लेंगे बेस में और 3 के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देंगे। ये 3 का ग्रुप, फिर ये 3 का ग्रुप और इधर 3 का ग्रुप। बट देखो 2 ही नंबर है इसलिए लेफ़्ट में 0 लगा देंगे। और पॉइंट से बाद वाले नंबर भी 3 के ग्रुप बनाएंगे, 3 नंबर, इधर भी एक नंबर कम है तो 0 लगा देंगे। नंबर थोड़े अच्छे से लिख लेंगे, 1 0 1, बीच में पॉइंट है हमारा, फिर है 0 1 1, फिर है 0 1 0, इधर वाला नंबर है 1 1 0 और वो है 0 1 0। अब इनको कैलकुलेट देखो आपको कैसे करना है। 3 के ग्रुप आपने बना लिए, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, डायरेक्ट ऑक्टल में लिख दो। 4 और 1 5, 4 और 2 6, 0 वाला हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लगा देंगे बीच में। 4 2 1 4 2 1, यहाँ पे 4 और 2 6, ये हो जाएगा सिर्फ 2, बीच में लगाएंगे पॉइंट। नंबर आएगा 265.62, ये एक ऑक्टल नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कमांड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस कमांड एंटर्ड बाय द यूज्ड।
आपने जो जो कमांड पहले दे रखी थी, एक तरह से ये मान लो कि जो ब्राउज़र होता है गूगल, उसमें हमें हिस्ट्री अगर देखनी है कि हमने आज तक क्या क्या चीज़ें सर्च की, हम एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं Ctrl+H। वैसे ही अगर हम बात करें कमांड यूज़र इंटरफेस की, जिसमें हमें जैसे डॉस हो गया, लाइनेक्स हो गया, इसमें अगर हमें देखना हो कि हमने अभी लास्ट करंटली पीछे क्या क्या चीज़ें हमने कमांड में लिखी थी, कौन कौन सी कमांड हमने दी थी कंप्यूटर को, उन सबको देखने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए कौन सा एक कमांड हम यूज़ करते हैं, कमांड्स ऑल की DOS, डॉस, DIR ऑल और डॉस की। इस क्वेश्चन में देखो, अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे DIR ऑल पे, ठीक है, बट ये हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल गलत। इसलिए मैं ये कमांड वाले क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ बीच बीच में। आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये, मैं आपको एक बार बताऊँगी और आपको ध्यान रह जाएगा, बट ऐसे नहीं रहेगा। आप इनको लिख भी लेना कहीं ना कहीं, ताकि ये बार बार आपकी आंखों में से निकलते रहें, अदरवाइज़ आप इससे भी भूल जाओगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है लाइनेक्स, ठीक है, या फिर आपके सिलेबस में दे रखा है कि GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI, तो वो CUI से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो इस तरह की कमांड देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉस की। ये होता है प्रीवियस हिस्ट्री को देखने के लिए हम डॉस की कमांड का यूज़ करते हैं, और इससे हमें पीछे अभी सिस्टम में हमने क्या क्या कमांड्स दी थी वो सब हिस्ट्री हमें यहाँ पे दिख जाएगी। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हमारे एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है। आप जो भी तैयारी करते हो, ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर फिर भी डाउट लगे आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।